ओके सॉरी गाइस, ठीक है, नाउ एवरीबॉडी कैन हियर मी। ठीक है, एक आर है और एक 4r है। मान लीजिए मैं बोलूँ इसकी चार्ज जो है ये -q है और बाहर वाले की चार्ज है +6q। हाँ ठीक है, और लेट अस से दैट इसके बाहर एक और स्फीयर है और इसकी जो चार्ज है, लेट अस से दैट दिस इज इक्वल टू +2q। ठीक है, आपने क्या क्या किया, आपने ये इनर स्फीयर S1, ये मिडिल वाला स्फीयर S2 और ये आउटर स्फीयर S3, आपने इनर स्फीयर को आउटर स्फीयर से कनेक्ट कर दिया। आपको बताना है फाइनल चार्जेस ऑन ऑल स्फीयर्स। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आउटर वाले का मान लो आप है 6r। चलिए, S1 पे है -q, S2 पे है +6q और S3 पे है +2q चार्ज। एवरीवन टेल मी। ओके, हाउ वुड यू डू दिस? ध्यान से देखना, हमने किसको कनेक्ट किया, हमने S1 और S3 को कनेक्ट किया है, तो हमें पता है कि S1 और S3 का पोटेंशियल सेम होगा और S2 पे जो चार्ज है +6q, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो +6q ही रहेगा बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी ऑफ द स्फीयर्स। तो जो चार्जेस का आदान प्रदान है वो S1 और S3 के बीच में है। मान लो मैं बोलता हूँ कि S1 से जो चार्ज गया, मान लो वो Q चार्ज S3 पे चला गया, तो S1 पे जो चार्ज आएगा वो आएगा -q। S1 यहाँ से हटा देता हूँ, S1 है, -q होगा और आउटर स्फीयर में ये +2q होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ फाइंड द चार्जेस ऑन ऑल द स्फीयर, अब जब हमने S1 को S3 के साथ कनेक्ट किया है तो दोनों स्फीयर्स का क्या सेम है, पोटेंशियल। तो कैन आई से दैट पोटेंशियल ऑफ S1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ S3। अभी S1 का पोटेंशियल निकालेंगे सभी चार्जेस के कारण। लेट्स राइट डाउन K इंटू -q अपॉन R प्लस K इंटू 6q अपॉन 6q। जो स्फीयर है वो स्फीयर आउटसाइड है R रेडियस के स्फीयर पे, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड में हर जगह पे पोटेंशियल होगा। तो K 6q/4R प्लस आप सरफेस 3 में जो चार्ज है दैट विल बी K इंटू 2q प्लस q बाई 6R। ये है पोटेंशियल, ये जो पूरा चीज मैंने लिखा है, दिस एंटायर थिंग इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट S1। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट S3? पोटेंशियल एट S3 क्या होगा, लिखते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द स्फीयर्स। क्या -q उसके कारण जो सेंटर स्फीयर में है S1, उसके कारण S3 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -6q के कारण और +2q के कारण। तो आपको ये समझना है कि ये पूरी चीज जो आपने लिखी है, दिस इज योर पोटेंशियल एट S3। इन दोनों को इक्वेट कर देना, इन
इन दोनों को इक्वेट करोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा। अभी जो जो आप उड़ा सकते हो वो उड़ाओ, कैलकुलेशन करके दिखाओ। के बाय आर तो आप उड़ा दो सब तरफ से, ठीक है, के बाय आर। तो के बाय आर उड़ा दोगे, देन ट्राई टू सॉल्व इट, क्या आ जाएगा? सब लोग सॉल्व करो, स्मॉल क्यू की वैल्यू चाहिए। यू कैन डू दिस, सब लोग सॉल्व करें। टू क्यू बाय 5 आ रहा है, पता नहीं, मे बी, आई डोंट नो। सबका आ रहा है। के बाय आर उड़ा दो, तो के बाय आर उड़ा दोगे तो ये आ जाएगा के बाय आर उड़ा देंगे, माइनस क्यू हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद 6q/4 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, -q/6 प्लस लास्ट टर्म k बाय आर उठ जाएगा 6q/6, दैट इज q। इसको सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस क्यू को इस साइड ले आएंगे, तो इट विल बी q-q इंटू 1 - 1/6, और इधर आ जाएगा 6q/4 माइनस क्यू, दैट इज 6q - 4q, दैट इज 2q/4। यस और नो? ये वाली चीज आ जाएगी q - q इंटू 5/6 विच इज 2q/4। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 3q इज इक्वल टू 5q - 5 ऑफ स्मॉल q। तो 5q की वैल्यू आई, 5q - 3q इज 2q, तो q इज इक्वल टू आई 2q/5। यही आंसर आया था, बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो ये q की वैल्यू आई। सबका आया क्या? सबका आया है? ध्यान से देखो, एवरीवन गॉट दिस? क्लियर है ये? तो q की वैल्यू आई 2q/5। एवरीवन इज ओके विद दिस? q की वैल्यू आई 2q/5, क्लैरिटी है? ठीक है, तो q की वैल्यू आई, स्मॉल q की वैल्यू आई 2q/5। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? गुड। ये देख, आपको बताना है फाइंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर S2। जो S2 वाला स्फीयर है उसको अर्थ कर दिए हैं, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर S2। चलो जल्दी करके बताओ, जल्दी।
5q, 5q. Charge on the outer sphere is 5q. Find final charge on sphere S2. ओके, करना क्या पड़ेगा आपको? पोटेंशियल एट S2 निकालना है बिकॉज ऑफ ऑल दिस स्फीयर्स, और उसको 0 के बराबर कर देना। क्यों 0 के बराबर? y 0 के बराबर? जीरो के बराबर क्यों? बिकॉज इट इज अर्थ। वेरी गुड। अर्थ का चार्ज 0 नहीं है, अर्थ इज ओशन ऑफ चार्ज। अर्थ का पोटेंशियल को 0 मानते हैं। क्यों मानते हैं वो समझाऊंगा मैं। हाँ बोलो स्नेहल। Okay, find out the potential at S2 because of all the charges. ये इक्वेशन सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? ये इक्वेशन सही है या इसमें कुछ गड़बड़ है? ये इक्वेशन में गड़बड़ ये है कि आपको फाइनल चार्ज पूछा गया है, तो यहाँ पे आप निकालोगे क्या? फाइनल चार्ज निकालने के लिए कि मान लो क्यू चार्ज, ये जब हमने कनेक्ट कर दिया, मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर गई अर्थ के अंदर, तो यहाँ बचा मान लो 4q माइनस क्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो 4q, इसको आपको 4q माइनस क्यू लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? प्लस k इंटू 5q बाई 6r, ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। k बाई r उड़ा दो तो माइनस 2q बाई 4, k बाई r उड़ाओ, माइनस 2q बाई 4 प्लस 4q माइनस q बाई 4 प्लस 5q बाई 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। 6 और 4 का एलसीएम 12, माइनस 6q प्लस 12q माइनस 3q प्लस 10q इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, इसको कितना आ रहा है? माइनस 6q, 12q माइनस 6q इज प्लस 6q, 6q प्लस 10q 16q, 16q इज इक्वल टू 3 स्मॉल q, तो q की वैल्यू आ गई 16q बाई 3। इसका मतलब S2 में चार्ज दैट इज लेफ्ट, charge left on S2 will be 4q minus 16q by 3, which is 12q minus 16q is minus 4q by 3। क्या मेरी बात समझ में आई? मतलब 4q जो चार्ज था पहले वो भी चला जाएगा अर्थ के अंदर, प्लस कुछ और चार्ज चला जाएगा, ताकि इस स्फीयर S2 पे नेट चार्ज नेगेटिव हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आई है? माइनस 4q by 3। ध्यान से, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्लियर है सबको? बोलिए, क्लियर है? गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। Rohit, you are so late for the class. What happened?
Okay, guys, there is one important thing that I need to talk. Yesterday in parents meet, a point came in that there is a class of around 15 minutes. Rohit, you are in just now. There is a class of around 15 minutes. So will it do if I start the class in the afternoon at 2:45 and not at 2:30? 2:45 या 2:50 को स्टार्ट करें? आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं 1 घंटे तक। 2:45 को 2:30 की जगह पे 2:45 को स्टार्ट करेंगे, चलेगा? एवरीवन? नो, व्हाई? व्हाट हैपेंड? टू 45 को स्टार्ट करने से चलेगा क्या? कहाँ पे किसका क्लास है? टू 45 में स्नेहल बोल रहा हूँ। सुयश, तुम्हारा क्या क्लास है? किसका क्लास है तुम्हारा और कितने बजे क्लास है? अच्छा, क्लास नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 2:45 को स्टार्ट कर सकते हैं ना? ठीक है, ओके, गुड, चलो अब अभी देखो ध्यान से, अभी सुनना। अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन spherical shell configuration. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब, सपोज मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि ये जो 3 स्फीयर था, इसमें चार्ज कितने, मतलब हर स्फीयर में इनसाइड ऑफ द स्फीयर और आउटसाइड लेयर में कितने कितने चार्जेस आएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यही डायग्राम मैं बना के दिखाता हूँ तुम्हें। R4 R6 R, जस्ट अ मोमेंट। ये R रेडियस है, ये 4R है और ये 6R है, और ये है -2Q इनसाइड वाले लेयर में, ठीक है, इस पे -2Q है, और उसके बाहर जो है, उसके बाहर कितना आया है? उसके बाहर है 4Q - Q, 4Q - Q इज -4Q/3, ठीक है। इस पे टोटल है -4Q/3, और बाहर वाले पे कितना है टोटल? 5Q। अब सुनना ध्यान से, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें देखना है कि इनर लेयर आउटर लेयर में कितने कितने चार्जेस कैसे कैसे रहेंगे। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, ये -2Q है, ये जो इनर सरफेस पे, इनर सरफेस पे या इनर स्फीयर S1, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। इनर स्फीयर S1 में के आउटर लेयर में है -2Q, तो S2 जो बना है, ध्यान से सुनना, S2 जो स्फीयर बना है, S2 एक्चुअली ये बहुत थिन एक शेल है, तो थिन शेल है, तो इसके ऊपर जो -4Q/3 चार्ज है, ये चार्ज, कुछ चार्ज आउटर लेयर में है और कुछ चार्ज इनर लेयर में है, ठीक है। आउटर लेयर इनर लेयर, कुछ चार्ज आउटर लेयर में, कुछ चार्ज इनर लेयर में रहेगा। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? कुछ कुछ चार्ज आउटर लेयर में, कुछ चार्ज इनर लेयर में रहेगा। कितना आउटर लेयर में, कितना इनर लेयर में, वो कैसे डिसाइड करें? वो डिसाइड करने के लिए हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो -2Q चार्ज है, ये -2Q चार्ज के फेसिंग साइड में इसका ऑपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, मतलब +2Q। इधर अगर +2Q चार्ज आ गया इनर लेयर में, स्फीयर S2 के इनर लेयर में अगर +2Q चार्ज हो गया, इनर लेयर और आउटर लेयर मिला के -4Q/3 चार्ज है, तो आउटर लेयर में कितना जाएगा? -4Q/3 -2Q, विच इज -10Q/3। तो इसके आउटर लेयर में है -10Q/3,
अब अगर आउटर लेयर में -10q/3 है तो S3 के इनर लेयर में, S3 का भी 2 लेयर है, ये S3 है, S3 की टोटल चार्ज है 5q, तो S3 के इनर लेयर में वही चार्ज होगा इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में जो कि इनर लेयर के फेसिंग प्लेट में है। फेसिंग प्लेट में -10q/3 है तो इधर आ जाएगा +10q/3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो। इधर +10q/3 है और टोटल मिला के आउटर और इनर में 5q है, तो आउटर में कितना जाएगा 5q - 10q/3, तो आपका आंसर आएगा 15q - 10q, दैट इज 5q/3। तो आउटर लेयर में आ जाएगा 5q/3, इधर आ जाएगा +10/3q और इधर आ जाएगा +5q/3। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। S1 के आउटर लेयर में -2q, S2 के इनर लेयर में +2q और आउटर लेयर में -10q/3, S3 के इनर लेयर में +10q/3 और आउटर लेयर में +5q/3। एक और सवाल ऐसा बनाएंगे ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द हेडिंग ऑफ आवर डिस्कशन? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन स्फेरिकल शेल कॉन्फ़िगरेशन। गाइस मैं फिर से पूछ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास 245 से करने वाला हूँ, 245 से 345 या 4 तक चलेगा। यू ऑल आर इन फॉर इट, राइट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो 245 के आसपास, 245 के आसपास हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। सो दैट इज व्हाट वुड हैपन, राइट, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हमने स्फेरिकल शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो। आपको क्या बोला जाएगा? आपको दो चीजें बताई जाएंगी, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर्स, आपसे ये पूछा जाएगा, और दूसरा पूछा जाएगा फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप इज टू, इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ये फर्स्ट स्टेप है। और सेकंड स्टेप होगा फाइंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उल्टा ना कीजिए, पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे फिर चार्ज निकालेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पहले आप पोटेंशियल इक्वलाइजेशन के कॉन्सेप्ट से चार्ज निकाल ले अलग अलग स्फीयर, उसके बाद आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ये देखिए, सपोज आई टेक ये एक स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, ये तीसरा स्फीयर। रेडियस मान लो इसका रेडियस r है, इसका रेडियस 4r है, इसका रेडियस 6r है। ये सब डेटा वेटा चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनर लेयर को अर्थ कर रहा हूँ। इनर लेयर में कोई भी चार्ज नहीं है, आउटर लेयर में -6q चार्ज है, मतलब S2 में, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर में +q चार्ज। आपको बताना है, फाइंड करना क्या है, निकालना क्या है? फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। क्या आप निकाल सकते हो? फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर। एवरीवन प्लीज ट्राई इट आउट, सब लोग ट्राई करें। फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर, फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर, एवरीवन। इनर स्फीयर में कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज ऑन द इनर स्फीयर। सेम ही होंगे ना सर, मतलब इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका, मान लो इनर स्फीयर में चार्ज रहता है Q। अब बिकॉज ये S1 S2 S3 ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, बट S1 सिर्फ अर्थ है, तो अर्थ होने के कारण मान लो फाइनल चार्ज जो स्फीयर S1 पे आती है वो है स्मॉल q। अब आपको करना ये है
कि अब आपको पोटेंशियल निकालना है एट S1 टू फाइंड आउट Q, यू हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट S1 और उसको 0 के बराबर करना है। Q सिंस S1 इज अर्थ, सिंस S1 इज अर्थ, बिकॉज S1 को अर्थ कर दिया गया है इसलिए पोटेंशियल एट S1 इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एट S1 निकालें, इट विल बी KQ by R plus K into minus 6Q by 4R plus K into Q by 6R, ये पूरा चीज 0 के बराबर। K by R कट कर लो, Q minus 6Q by 4 plus Q by 6 is equal to 0। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q की वैल्यू आ जाएगी 6Q by 4 minus Q by 6, 4 6 के एलसीएम 12, 18Q minus 2Q that is 16Q by 12, तो इट विल बी 4 by 3Q। ये रिजल्ट आया आपका स्मॉल q का वैल्यू 4 by 3Q। दीज आर द चार्जेस। तो इससे आपको चार्जेस ऑन ईच स्फीयर मिल जाएगा। आउटर स्फीयर में +Q, इनर स्फीयर में -6Q, मिडिल स्फीयर में सॉरी, और इनर मोस्ट स्फीयर में 4Q by 3। क्या मेरी बात समझ में आई है यार? कैन एनीबडी आस्क दीपिका टू चेक आउट if she has uploaded or updated the version of Zoom to Zoom 5? प्लीज उसको कोई बोलो यार, कोई उसका फ्रेंड यहाँ पे प्रेजेंट है तो दीपिका को बोलो, क्या तुमने Zoom 5 में अपडेट कर लिया है, या फिर उसका जेन्युइनली नेटवर्क का इशू है? कुछ तो है, एक बार पूछ लो यार। कोई अगर उसका फ्रेंड यहाँ पे प्रेजेंट है, प्लीज हेल्प हर, ठीक है? व्हाट्सएप करके उसको एक बार पूछो, ठीक है? ओके, तो फाइंड फाइनल चार्जेस ऑन ईच स्फीयर, ये आया। अब आपको निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फाइनल चार्जेस आपको मिल गया, अब आपको निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये जो चार्ज प्रेजेंट है इन स्फीयर में, स्फीयर के इनर मोस्ट लेयर और आउटर मोस्ट लेयर में कितना कितना चार्ज प्रेजेंट है ये बताना। तो इनर मोस्ट लेयर आउटर मोस्ट लेयर होगा S2 और S3 का। S2 अगर आप देखोगे S2 स्फीयर को वो एक शेल है, मतलब उसकी एक इनर आउटर लेयर है और एक इनर लेयर। अब इस स्फीयर में, शेल में, S2 में टोटल चार्ज -6Q है। अब सुनो ध्यान से, इनर लेयर में कितना चार्ज होगा? जो Q चार्ज आपने निकाला है 4Q by 3, ये प्रेजेंट होगा जो इनर मोस्ट शेल है उसके आउटर मोस्ट लेयर में। 4Q by 3 को जो फेस कर रहा है जो लेयर, वो है S2 का इनर लेयर। तो S2 के इनर लेयर में वही चार्ज आएगी जो S1 के आउटर लेयर में है, बट साइन ऑपोजिट, इट विल बी -4Q by 3। अब ये -4Q by 3 है, तो -4Q by 3। अब ये क्यों हुआ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस फिलहाल आप इसको नोट करें, आपको उसके बाद मैं क्लैरिटी दूंगा, आपको देखना मस्त समझ में आ जाएगा हाँ क्यों हुआ ऐसा। अभी फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखो। जो फेसिंग प्लेट्स हैं उनमें जो चार्जेस होंगी वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। फेसिंग प्लेट्स पे चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, ये आपको अभी फिलहाल याद रखना है। क्या क्लैरिटी है? अभी थोड़ी देर में आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा क्यों है, ठीक है? ओके, तो ये -4Q by 3 है। टोटल चार्ज S2 स्फीयर में कितना है? -6Q। तो -6Q से -4Q by 3 हटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? -6Q माइनस ऑफ -4Q by 3, दैट इज -6Q plus 4Q by 3, -18Q plus 4 -14Q by 3। तो आउटर लेयर में आ जाएगा -14Q by 3। क्या मेरी बात समझ में आई है? इनर लेयर में -4Q by 3, आउटर लेयर में -14Q by 3, ठीक? अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अब ये जो S3 है, S3 वाला जो स्फीयर, ठीक है, स्फीयर S3, ध्यान से सुनना। स्फीयर S3 जो है, अभी स्फीयर S3 का इनर लेयर में कितना चार्ज होगा? इनर लेयर में चार्ज वही होगा, ध्यान सुनना, इनर लेयर में चार्ज वही होगा जो S2 के आउटर मोस्ट लेयर में है, बट ऑपोजिट इन साइन। S2 के आउटर मोस्ट लेयर में -14Q by 3 है, तो जो S3 है, S3 के भी 2 लेयर बना लो ऐसे, तो S3 के इनर लेयर में आ जाएगा -14Q by 3 का ऑपोजिट वैल्यू।
दैट इज प्लस 14 क्यू बाई 3। और इसके आउटर मोस्ट लेयर में कितना आ जाएगा, इसमें टोटल चार्ज कितना है प्लस क्यू, क्यू माइनस 14 क्यू बाई 3 करेंगे तो इट विल बी 3q माइनस 14q इज माइनस 11q बाई 3। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपको देखो सभी लेयर्स में, मतलब सभी स्फीयर्स में जो शेल हैं उनके आउटर और इनर मोस्ट लेयर में कितना चार्ज है ये आपको मिल गया। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कॉन्सेप्चुअली समझो। ये देखो ये इनर लेयर है S1 और इसके बाहर ये आउटर लेयर है। मैं ये दो लेयर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये जो आउटर स्फीयर S2 है ये बेसिकली एक शेल है, मतलब इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस काफी छोटी है। दिस थिकनेस इज स्मॉल, इसलिए इसको शेल बोलते हैं। दिस थिकनेस इज स्मॉल। अब मेरी बात सुनो, आप अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप इस स्फीयर, इस कंडक्टिंग शेल के अंदर आप एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो। शेल कितना भी पतला क्यों ना हो थिकनेस, आप उसके अंदर एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो, बिकॉज गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस जो आपके दिमाग की उपज है। तो आपके दिमाग की अगर उपज है ये, तो आप इसको कितने भी डायमेंशंस में फिट कर सकते हो। तो भले ही शेल की थिकनेस काफी छोटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी इस शेल के अंदर एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं जो कि ब्लू कलर से दिखाया गया है, बिकॉज ये गॉसियन सरफेस उस जगह पे प्रेजेंट है जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल है। ठीक है, क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट होने के कारण इसके हर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है। हमने पढ़ा था जहां पे भी कंडक्टिंग मटेरियल है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगी। तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, दैट इज चार्ज एनक्लोज्ड, क्या ये जीरो होना चाहिए? क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये नहीं बताने से भी चलता, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और क्लैरिटी है। तो क्यू एनक्लोज जीरो होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस के अंदर में। अब सुन ध्यान से, तूने ये डिसाइड कर लिया है कि जो S1 शेल है इसके आउटर लेयर में जो चार्ज है वो है 4q बाई 3। तो क्यों मैंने बोला कि जो फेसिंग प्लेट है उसको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्यों लगेगा? हमें दिख रहा है कि गॉसियन सरफेस के अंदर 4q बाई 3 चार्ज बैठा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना चार्ज बैठा हुआ है? 4q बाई 3। बट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इसके अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर चार्ज एनक्लोज जीरो होना चाहिए तो ये माइनस 4q बाई 3 चार्ज हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल में तो नहीं कर सकते, बिकॉज कंडक्टिंग मटेरियल में अगर कर दिया तो कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये माइनस 4q बाई 3 चार्ज कहाँ आएगा? ये जो S2 है S2 के इनर लेयर में माइनस 4q बाई 3 चार्ज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? Everybody understood this? ध्यान से देखो, क्या समझ में आया क्यों मैंने बोला कि फेसिंग प्लेट्स में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज देना है? Why I said that? Whatever I said, why I said, you should be able to clear, you should be able to clarify that, तो आपको conceptual clarity पूरी रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है everyone? और फिर मैंने क्यों बोला, देखो S2 के आउटर लेयर में माइनस 14q बाई 3 चार्ज है, क्यों मैंने बोला कि S3 के इनर लेयर में प्लस 14q बाई 3 चार्ज आएगा? क्यों बोला मैंने? क्यों 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 क्यों? क्योंकि ये जो S3 जो आपने अभी ये S2 का डायग्राम था, दिस वाज द डायग्राम ऑफ S2। S3 का भी डायग्राम बनाएंगे तो S3 भी तो एक शेल ही है, उसके अंदर भी आप एक गॉसियन सरफेस बना सकते हो और वो गॉसियन सरफेस कंप्लीटली कंडक्टिंग मटेरियल में प्रेजेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? Sir, if inner sphere is solid, then how is the charge? It will be on the surface only. देखो देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, देखो तुम्हें क्लैरिटी आएगी। ये जो इनर शेल है ना, जो S1 था, मैंने क्यों बोला कि जो ये 4q बाई 3 है ये 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 इनर शेल के आउटर सरफेस पे होगा, ऐसा मैंने क्यों बोला? लॉजिकली समझाता हूँ। इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, इसके सरफेस को जूम करके, तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका भी जो सरफेस है वो बेसिकली कुछ ना कुछ थिकनेस तो उसका है, भले वो स्फेरिकल शेल है, इट इज हैविंग सम और द अदर थिकनेस। अगर थिकनेस है तो क्या हम इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर सकते हैं जो कि कंप्लीटली एनक्लोज कर रहा है? मैंने थोड़ा सा स्फीयर का थोड़ा सा पोर्शन ही दिखाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये गॉसियन सरफेस मैंने ले लिया।
और अगर मैंने ये गॉसियन सरफेस लिया है, क्या आपको ये बात की फील आ रही है कि ये गॉसियन सरफेस कहाँ प्रेजेंट है? कंडक्टिंग मटेरियल। ये गॉसियन सरफेस कहाँ प्रेजेंट है? कंडक्टिंग मटेरियल में। तो कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है? जीरो। इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होता है मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज कितना होना चाहिए? जीरो। तो इसीलिए मैंने इनर स्फीयर के जो भी चार्ज थी वो पूरी की पूरी चार्ज को आउटर सरफेस पे दे दिया है। क्योंकि अगर इस चार्ज को मैं डिवाइड करता इनर और आउटर सरफेस, तो क्या तुम्हें लगता है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज मुझे मिल जाता है यहाँ पे? विच वुड हैव बीन रॉन्ग, बिकॉज गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज जीरो होगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है इट इज प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग मटेरियल, और कंडक्टिंग मटेरियल में हर जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होती है। क्या मेरी बात समझ आई? यस, नो, मे बी। क्या मेरी बात समझ आई है एवरीवन? एवरीवन समझ आई है? बोलो, तुमको बोलना है भाई। नहीं आया समझ तो और एग्जांपल लेंगे। समझ आया है क्या? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? तो इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे जो कि आपको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, इसका नाम है अर्थिंग। अर्थिंग बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर को अर्थ करना मतलब इसको बेसिकली आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर दो। ये अर्थ, ये कोई भी एक कंडक्टर है और ये मेटालिक वायर है। तो अगर आपने किसी भी कंडक्टर को, इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस आपको पता है, इसका रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जब आप किसी भी कंडक्टर को जब आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हो विद द हेल्प ऑफ अ मेटालिक वायर, देन दैट फेनोमेनन इज नोन एज अर्थिंग। तो ऐसा मानो कि अर्थ करने के बाद, ठीक है, अर्थ करने के बाद इनिशियली मान लो ऐसा बोलते हैं हम लोग कि इनिशियली मान लो ये जो कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है, इस पे चार्ज क्यू, आपने जब अर्थ कर दिया, मान लो क्यू चार्ज जमीन पे चला गया, अर्थ पे चला गया, तो इस पे बचा कितना? क्यू माइनस क्यू। और अर्थ पे कितना आया? क्यू आ गया। ठीक है, तो तब तक चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर से लेके अर्थ में, कंडक्टर से अर्थ में, जब तक कि दोनों कंडक्टर्स का, अर्थ का और आर रेडियस के कंडक्टर का क्या ना सेम हो जाए। कब तक चार्ज फ्लो करेगा? जब तक दोनों का क्या ना सेम हो जाए। बोलना पड़ेगा। कब तक फ्लो करता है चार्ज? जब तक कि दोनों कंडक्टर का क्या सेम ना हो, पोटेंशियल। यस और नो? तो क्या हम ये जो कंडक्टर, इसको कंडक्टर 1 बोल रहे हैं और इसको अर्थ बोल रहे हैं, तो व्हाट इज द पोटेंशियल? तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल ऑफ 1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ। पोटेंशियल ऑफ 1 कितना आ जाएगा? क्या ये आ जाएगा k इंटू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर, विच विल बी इक्वल टू अर्थ का पोटेंशियल विच विल बी इक्वल टू k क्यू बाय आर। क्या मेरी बात समझ में आई है? k क्यू बाय आर। क्या क्लैरिटी है ये? क्या क्लैरिटी है ये? अब मेरी बात सुनो, ये जो आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। k उड़ा दो, ये उड़ा दो, तो आपको एक बात यहाँ पे समझ में आएगी कि जो q माइनस क्यू है that is equal to k into q into r by radius of the earth। अभी ये r is very very less as compared to radius of the earth। तो ये जो पार्ट है पूरा k q r by r e, this will be almost tending to zero। इसका मतलब q minus q is almost tending to zero because r is very very less as compared to radius of the earth। तो q की जो वैल्यू आई स्मॉल q की, वो कैपिटल q के बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कंडक्टर के अंदर जो चार्ज बची आफ्टर वी कनेक्टेड टू द अर्थ, इट विल बी q माइनस q एंड दैट विल बी इक्वल टू q माइनस q विच इज जीरो। इसका मतलब
पूरा का पूरा कंडक्टर में जो भी चार्ज था वो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ फ्लो कर गया, अर्थ में। और वो इसलिए फ्लो किया बिकॉज लुक एट द अप्रोक्सीमेशन दैट वी हैव डन हियर। क्या r इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू डू दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लियर है ये? So that is why you got small q as equal to q, that means capital Q minus small q which is equal to capital Q, q minus q 0 हो गया। इसीलिए ये जो कंडक्टर है वो कंडक्टर 1, उस पे सारा का सारा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा, अर्थ। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, अर्थिंग इसे बोलते हैं। अभी आपने अपने घरों में जो यू नो जो जो सॉकेट होगा आपने देखा होगा, इस सॉकेट में ये जो होता है ना, ये अर्थ वाला पॉइंट होता है जो सबसे मोटा होता है। तो ये अर्थ वाला पॉइंट होता है। तो बेसिकली, और यहाँ पे एक मेल फीमेल होता है और एक न्यूट्रल होता है, और ये अर्थ वाला पॉइंट सबसे बड़ा वाला पिन जो होता है, राइट, अर्थिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली होता ये है कि आप कोई भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस का आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो उसमें एक मेल प्लग होता है, एक फीमेल प्लग होता है। ठीक है, एक में से करंट करंट आती है और फिर न्यूट्रल में से निकल जाती है, दोनों ही करंट। ठीक है, न्यूट्रल में से निकल जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ लीकेज और सम प्रॉब्लम और सम इश्यूज विद द कंडक्टर और वायरिंग, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जितना जितना आता है इनपुट और आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर पर सेकेंड, उसमें डिफरेंस आ जाता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आते हैं? बिकॉज आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो, इट इज मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कंडक्टर है, तो ये जो लीकेज चार्जेस हैं, ये लीकेज चार्जेस कहाँ जाती हैं? ये लीकेज चार्जेस जाती हैं कंडक्टर के सरफेस पे। हमने अभी पढ़ा था कि कोई भी अगर एक्स्ट्रा चार्ज आप कंडक्टर को देते हो तो वो कहाँ मिलता है? कंडक्टर के इनसाइड मिलता है या कंडक्टर के सरफेस पर मिलता है? सरफेस पे मिलता है। तो कोई भी, जैसे जब 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 आप फॉर एग्जांपल आप आयरन प्रेस ले लीजिए, तो आयरन या प्रेस जिसे हम बोलते हैं, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल प्रेस या आयरन ये सब कंसीडर करेंगे, तो उसका जो सरफेस होता है वो मेटालिक बॉडी होता है। अभी कुछ प्लास्टिक बना दिएगा फॉर एडेड सेफ्टी, बट जनरली मेटालिक बॉडीज होती है। तो अगर मेटालिक बॉडीज हैं, तो अगर कुछ भी लीकेज हुआ, वो लीकेज चार्जेस उस मेटालिक कंडक्टर के कहाँ पे मिलेगा? सरफेस पे। और गलती से अगर आपने उस सरफेस को छू दिया, तो आपका जो बॉडी है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ए गुड कंडक्टर। और अगर आपने प्रॉपर इंसुलेशन नहीं लगाया है इन द फॉर्म ऑफ रबर चप्पल्स और लेदर चप्पल्स, इफ यू हैव नॉट इफ यू हैव नॉट टेकन प्रिकॉशन लाइक दैट, तो आपका बॉडी एक कंडक्टर होने के कारण जो भी चार्जेस उस कंडक्टर के सरफेस में लीकेज के कारण आ गई है बिकॉज ऑफ फॉल्टी सर्किट, वो आपके बॉडी के थ्रू अर्थ के अंदर चली जाएगी। और जब ये होगा तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपने कभी इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है? यहाँ पे कोई ऐसा बंदा इस इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है? नॉर्मल सा, ऐसा नहीं कि लगने के बाद ये हालत हो गया, नॉर्मल शॉक। तो अगर आपको नॉर्मल शॉक लगा है तो आपको देखा होगा कि आप जब आपको शॉक लगता है तो आपको एक बहुत स्पेशल फीलिंग आती है। ऐसी फीलिंग मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग है वो। यस और नो? आपने फील किया होगा, जिसको लगा है वही फील कर पाएगा, बाकी लोगों को हाँ, बाकी लोगों को वो चीज समझ नहीं आएगी। तो आपको एक मतलब एक दिव्य फीलिंग आती है, मतलब एक गॉडली फीलिंग आती है कि हम भगवान के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो ये इसलिए होता है कि जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस कंडक्टर के सरफेस पे होता है ना, वो आपके बॉडी के थ्रू अर्थ के अंदर चला जाता है। तो अर्थिंग होता है यहाँ पे, आपका बॉडी एक्ट्स लाइक ए कंडक्टर। और अगर आपने चप्पल वप्पल नहीं पहने हैं तो ये इश्यूज होता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम अर्थ करते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पे जो भी एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। इसीलिए हम अर्थिंग करते हैं अपने घरों के सर्किट्स की। आपने देखा होगा अर्थिंग किया जाता है।
आपके जब घर बन रहे होंगे या फिर आप जब जहाँ फ्लैट में रहते हो वहाँ पे बोलता है ना कि आपको अगर कभी कभी देखो ना रेनी सीजन में आपको शॉक लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर आपने अपने घर के लोहे के जो जो विंडोज हैं या फिर जो मेन डोर है उसको कभी छुओगे तो आपको शॉक लगता है। अगर बरसात के सीजन में आप आयरन प्रेस यूज कर रहे हो तब भी शॉक लगता है। ये जनरली वहां लगता है जहाँ पे अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, किसी ने फील किया होगा। तो अर्थिंग अगर प्रॉपर है तो जो भी सरफेस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस आती है बिकॉज ऑफ लीकेज, वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ ड्रेन हो जाती है और आपके बॉडी के थ्रू नहीं जाती है। सो दैट्स एन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन और सेफ्टी दैट इज बीइंग टेकन इन हाउस होल्ड सर्किट्स so that any untoward incident like shock, fatal shock, that can be avoided, right? तो इसीलिए ये किया जाता है। तो अब सवाल है कि क्या हमेशा कंडक्टर के ऊपर जो भी चार्ज रहता है वो अर्थ में फ्लो कर जाता है? द आंसर इज नो। हमेशा, ध्यान सुना मैं क्या लिख रहा हूं, हमेशा कंडक्टर पे एक्स्ट्रा चार्ज बिकॉज ऑफ लीकेज अर्थ में फ्लो नहीं करता। तो अब समझते हैं कि ये कौन सा केस है। ये तब होता है जब सरफेस पे एक्स्ट्रा चार्ज is under the effect of electric field of another charge। ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूं मैं आपको, ध्यान से नोट कीजिएगा। These are super duper important things which will help you to solve problems। मतलब क्या? मतलब मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर से d दूरी पे एक दूसरा चार्ज है q, और इस कंडक्टर पे मान लो चार्ज आ गया स्मॉल q बिकॉज ऑफ लीकेज, और इसको मैंने अर्थ कर दिया। तो इसको जब मैंने अर्थ किया तो क्वेश्चन ये है कि अर्थ करने के बाद क्या ये पूरा का पूरा क्यू अर्थ के अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। पूरा का पूरा क्यू अर्थ के अंदर तभी जाएगा जब वो पूरा का पूरा क्यू जो सरफेस पे आया है इट इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई है? लेकिन अगर किसी अदर चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो आ जाए तो पूरा का पूरा चार्ज फ्लो नहीं भी कर सकता है। मतलब इस सरफेस के ऊपर नेट कुछ चार्ज रह जाएगा। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब हम कैसे निकालें, क्या होगा, लेट्स सी। ध्यान से देखो, मान लो अर्थ करने के बाद जो चार्ज फ्लो कर जाती है अर्थ के अंदर वो है क्यू डैश। तो यहाँ पे जो चार्ज बचती है वो है क्यू माइनस क्यू डैश। इसका रेडियस जो है ये मानो आर। अब ध्यान से सुनना, अब हम क्या करेंगे, हम इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर निकालेंगे, ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये जो पोटेंशियल होगा दिस विल बी बिकॉज ऑफ टू रीजन, वन इज बिकॉज ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश एंड अदर इज बिकॉज ऑफ प्लस क्यू व्हिच इज आउटसाइड। अभी प्लस क्यू के कारण इस कंडक्टर के स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे क्या पोटेंशियल आएगा? क्या प्लस क्यू के कारण इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है क्या ये सेंटर में भी वही पोटेंशियल होगा? हमने अभी थोड़े लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस की थी कि जो सरफेस पे होगा वही सेंटर पे होगा या इनसाइड में किसी भी जोन पे होगा, या फिर जो सेंटर पे होगा वही सरफेस पे होगा या इनसाइड के किसी भी जोन पे होगा। यस और नो? सो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ क्यू माइनस क्यू डैश चार्ज ये कितना हो जाएगा? इट विल बी k इंटू क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन आर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? विल इट बी k क्यू बाई डी। दिस थिंग जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। बिकॉज द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ, तो हमें एक बात पता है कि इसकी जो वैल्यू है ये डेफिनेटली जीरो के बराबर आनी चाहिए। बिकॉज अगर हम अर्थ के साथ किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं तो एक बात तो तय है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा।
चार्ज मे नॉट बी कंप्लीटली जीरो ऑन दैट कंडक्टर, बिकॉज अगर वो किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो वो नहीं होगा, अभी हम देख लेंगे। तो मैं देयरफॉर आई कैन से दैट कि k इंटू q माइनस q डैश अपॉन r प्लस के क्यू बाई डी विल बी इक्वल टू 0। आप के उड़ा दो, तो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट व्हाट, you will get q minus q dash upon r is equal to minus q by d। तो q dash की वैल्यू आ जाएगी q minus q plus सॉरी q by d into r, ये आ जाएगा q dash का वैल्यू। और अगर आपको q minus q dash निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो आप, इस जगह को यूज कर रहा हूं मैं। q minus q dash है जो कितना बचेगा, that will be minus q by d into r। अभी ध्यान से अगर तुम देखोगे तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि r और d, r क्या है, r है पॉजिटिव रेडियस, d भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो q जो है वही नेगेटिव होने वाला है, तो माइनस ऑफ q r बाई डी, तो जो बचेगा दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये q पॉजिटिव था तो दैट विल बी अ नेगेटिव चार्ज, q भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है, d भी पॉजिटिव है, तो सम नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी रिसाइडिंग देयर। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज लेफ्ट ऑन दिस कंडक्टर, इट इज इक्वल टू q minus q dash, and q minus q dash is equal to minus qr by d, where r is the radius of the spherical conductor and d is the distance of that charge from the center of the sphere। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको कंसेप्ट क्या समझना है कि जब हम अर्थ करते हैं तो डेफिनेटली जो कंडक्टर को हमने अर्थ किया है उसकी पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगी, विच इज 0। बट ये होना मतलब पूरा का पूरा चार्ज ऑन द कंडक्टर विल मूव टू द अर्थ, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने एक केस देखा जहां पे एक प्लस क्यू के चार्ज के इन्फ्लुएंस में अगर ये है तो हमने देखा कि पूरा का पूरा चार्ज क्यू अर्थ में नहीं जाएगा, इनफैक्ट कुछ नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पे रह जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? इट विल नॉट बी न्यूट्रल, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, कुछ नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज वहां पे रहेगा। अब ये नेगेटिव अमाउंट ऑफ चार्ज क्यों रहेगी, इसका समझ में तुम्हें देने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से और क्लैरिटी के साथ देख, यहाँ पे प्लस क्यू है और ये कंडक्टर है और ये अर्थ है, समझना। ये प्लस क्यू के इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस में ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड, जिसके कारण माइनस चार्ज जो होंगी वो इस साइड आ जाएंगी, बिकॉज ये प्लस क्यू है, और प्लस चार्ज जो आएंगी वो इस तरफ चलेंगी। अब ध्यान से, ये माइनस क्यू जो चार्जेस हैं, this will be electrostatically attracted more to plus q as compared to these positive charges which will be repelled by plus q। तो रिपल्सन है, ये जो चार्जेस हैं, these charges are feeling the step brotherly or step motherly attitude of, they are feeling it of plus q। अगर प्लस क्यू माँ मानोगे तो ये जो प्लस चार्जेस हैं इनको वो सौतेला माँ वाला व्यवहार साफ साफ दिखाई दे रहा है, और वो बोल रहे हैं छोड़ो इस दुनिया को, हम चले चलते हैं धरती माता की तरफ। तो वो धरती माता की तरफ कूच करते हैं, और जब वे धरती माता की तरफ कूच करेंगे ये पॉजिटिव चार्ज, इनिशियली तो कंडक्टर तो क्या था, इनिशियली तो पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो नेट इस कंडक्टर पे क्या बचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चला गया तो नेट चार्ज क्या बचेगा, नेगेटिव। इसीलिए आपका आंसर जो यहाँ पे आया वो माइनस साइन के साथ आया। क्या आपको समझ में आया अभी क्यों आया माइनस? क्योंकि नेट चार्ज उसमें नेगेटिव रही, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस को वो रिपेल कर रहा है, तो उसको एक सीधा एक इजियर जोन मिला, दैट इज टू गो इनटू द अर्थ, तो वो अर्थ में चला गया पॉजिटिव चार्जेस। तो अब जो कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज बचा वो नेगेटिव बचा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? अभी जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो सोचेगा अच्छा इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रखता तो इधर प्लस आ जाता और इधर माइनस आ जाता, तो उस केस में माइनस मूव कर जाता तो प्लस में आता, मेरा आंसर बिल्कुल आता, चेक करके उस केस में तेरा आंसर प्लस में आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कोई इंटेलिजेंट बच्चा है जो इसने ये कर लिया, जो भी मैंने बोला क्या उसने फील किया उसको? अगर प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू आ रहा है तो उस केस में जो इस कंडक्टर के ऊपर चार्ज बचेगा दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज एंड नॉट नेगेटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कैलकुलेशन किया है, ऐसे ही सर हिला रहे हो दोस्त? सच सच बोलो,
सच सच बोलो। यार तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। आया ना? पक्का 100%? 100% क्लैरिटी है। अर्थिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अर्थ करना मतलब क्या होता है? अर्थ करना मतलब एक कंडक्टर को, ध्यान सुनो, अभी मैं कुछ भी नया नहीं पढ़ाऊंगा, उसको रिपीट करूंगा, ध्यान सुनो, अपने आप सेट हो जाएगा दिमाग में। अर्थ करने का मतलब है किसी भी कंडक्टर को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर। ऐसा नहीं बेटा कि अर्थ करना है, अच्छा तो ये कंडक्टर लो, ये कॉटन थ्रेड झुला दो भाई अर्थ के साथ, ये कॉटन थ्रेड, कुछ नहीं होने वाला। कॉटन थ्रेड झुलाओगे कुछ नहीं होगा, आपको मेटालिक वायर के साथ कोई अर्थिंग नहीं होगी, मेटालिक वायर के साथ कनेक्ट करना। तो जब मेटालिक वायर के साथ कनेक्ट करोगे तो अगर अगर जो कंडक्टर को आपने अर्थ के साथ कनेक्ट किया, इफ दैट कंडक्टर इज नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रिकल, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज, तो उस केस में वो पूरा का पूरा चार्ज अर्थ के अंदर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और वो कंडक्टर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर वो कंडक्टर जिसको आपने अर्थ किया है, अगर वो किसी अलग चार्ज के इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, तो उस केस में आपको दिखेगा कि उस कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज रह जाएगा, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, डिपेंडिंग अपन की वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कौन सा टाइप का चार्ज क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आई है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या क्लियर है? अब सुनना मेरी बात, कोई छोड़ के नहीं जाएगा, मेरी बात सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है मुझे यहाँ पे अभी ये चाहिए, ध्यान सुनो।